सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी और फिर जैसे वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई। आज हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी से पर्दा उठा रहे हैं। एक महान खोई हुई दुनिया जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब कैसे सामने आया। ये पूरी कहानी एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसी है ना। बस फर्क इतना है कि सारे सुराग जमीन के नीचे दफन थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। अब ये टेबल देखने में तो काफी साधारण लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक खजाने के नक्शे से कम नहीं है। इसमें वो सारी जानकारी है, प्रमुख जगहें, उनसे जुड़ी नदियां और सबसे जरूरी वो लोग जिन्होंने इस पूरी भूली हुई सभ्यता को धूल से निकालकर हमारे सामने रखा। हर एक लाइन एक पहेली के टुकड़े की तरह है। तो चलिए इस सफर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस सभ्यता के राज कैसे खुलना शुरू हुए और वो कौन सी शुरुआती खोजें थीं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? सदियों तक ये पूरे के पूरे शहर जमीन के नीचे दबे रहे। उनकी कहानियां, उनके राज, सब कुछ खामोश था। 20वीं सदी तक तो किसी को इनके वजूद का अंदाजा तक नहीं था। और फिर दो ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये दो शहर थे जिन्होंने एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का दरवाजा खोल दिया। और ये देखिए कितना कमाल का इत्तेफाक है, दोनों की खोज में सिर्फ 1 साल का फर्क था। 1921 में हड़प्पा और ठीक अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो। इन जुड़वां राजधानियों की खोज से ही ये साफ हो गया कि ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता की बात हो रही है। लगभग 4700 साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना पुराना है कि इसे आसानी से इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक अंदाजा लगाने के लिए, जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, उस वक्त ये शहर यहाँ जिंदा दिल, चलते फिरते बिजनेस और कल्चर के सेंटर्स हुआ करते थे। इससे इनकी अहमियत का पता चलता है। लेकिन आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं थी। इस सभ्यता की जड़ें और भी गहरी और दूर तक फैली हुई थीं। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बस आगाज था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, नक्शे पर नए नए नाम जुड़ते गए और ये राज और भी गहरा होता चला गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सभ्यता सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुकी। इसकी जड़ें आज के भारत में भी आकर फैली हुई थी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी। तो ये कोई लोकल कल्चर नहीं था, ये एक पूरा साम्राज्य था, एक एम्पायर। चलिए कुछ खास जगहों पर नजर डालते हैं, जैसे गुजरात का लोथल। सोचिए उस जमाने का एक बसलिंग पोर्ट सिटी जहां से समुद्री व्यापार होता होगा। और दूसरी तरफ राजस्थान में कालीबंगन, जो जमीन से घिरी हुई एक बस्ती थी। ये डाइवर्सिटी ही तो बताती है कि ये सभ्यता कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी एडवांस्ड और कितनी दूर तक फैली हुई थी। तो हमने जगहों की बात कर ली, अब वक्त है उन लोगों की बात करने का जिन्होंने इस इतिहास को जिंदा किया। ये लोग इस पूरी ऐतिहासिक पहेली के असल जासूस थे। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी कहानी है जो कई सालों तक चली। 1921 में दयाराम साहनी से शुरू होकर 1922 में आर.डी. बनर्जी और फिर 1963, 1967-68 में जे.पी. जोशी जैसे लोगों तक कई पीढ़ियों के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें अपनी जिंदगी लगा दी। ये बात बिल्कुल सही बैठती है उन सभी खोजकर्ताओं पर। उनका काम वाकई धैर्य का था, धीरे धीरे सब्र के साथ अतीत को दोबारा जोड़ना। उन्होंने सच में मिट्टी में से इतिहास निकालकर हमें सौंप दिया, हमारी एक ऐसी विरासत जो शायद हमेशा के लिए खो जाती। तो आखिर इन सब खोजों का मतलब क्या है? इन सब से हमें उस सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है? तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने वक्त की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। इसका स्केल सोचिए, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। ये अलग थलग शहर नहीं थे, बल्कि एक पूरा कनेक्टेड नेटवर्क था। और उनका ऑर्गेनाइजेशन कमाल का था। ग्रिड पैटर्न पर बने शहर, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये सब इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सुलझे हुए समाज की निशानियां हैं। तो आखिर में ये सवाल कि जब हम इन सब साइट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? सिर्फ ईंटें और मिट्टी के बर्तन? नहीं, हमें दिखती है एक विरासत
शहरी नियोजन की, व्यापार की, कल्चर की। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें हैरान करती है और शायद बहुत कुछ सिखा भी सकती है। ये सोचने वाली बात है, नहीं?